एक्स कहां से कहां लाई करेगा ये आपको बताना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा चीज आपको पता होना चाहिए, और ये आपको पता भी होगा, कोई भी फंक्शन, जैसे कि अगर मैं फंक्शन x ले लेता हूं जो कि कोई भी मोड के अंदर में रहे, ठीक है, मोड ऑफ x, जब भी कोई फंक्शन अगर आपका मोड के अंदर रहता है, जब ये बाहर हम लोग इसको निकालते हैं तो क्या होता है, एक पॉजिटिव में x होता है, एक आपका नेगेटिव में होता है। हालांकि ये रहता दोनों पॉजिटिव में ही है, क्योंकि मोड के अंदर में कोई भी फंक्शन चाहे पॉजिटिव में रहे या नेगेटिव में रहे, वो आपका होता क्या निकलता है, पॉजिटिव में ही निकलता है। क्योंकि माइनस का हम लोग सिर्फ केवल मल्टीप्लीकेशन करते हैं उस फंक्शन में, ठीक है, ताकि मेरा वो पॉजिटिव में हो। तो यहां पर उसी तरीका से फिर ये कंडीशन क्या लग जाता है, ये x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर हो जाता है वो फंक्शन, ठीक है। और उसी तरीका से माइनस एक्स रहे तो x आपका लेस देन 0 होगा। क्लियर। तो बस इसी तरीके से अगर यहां पर भी अगर आपका जो फंक्शन दे रखा है जो कि लेस देन इक्वल टू अगर 10 के बराबर है, तो बस आपको बताना है कि x कहां से कहां लाई करेगा। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बात समझ रहे हो। तो इसको मैं हटाता हूं यहां से, तो यहां पास आप इसको चाहो तो पार्शियली सॉल्व कर लो अलग अलग, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, फिर आंसर देख लेना, या फिर आप इसको डायरेक्ट से भी कर सकते हो। तो यहां पर मैं डायरेक्ट से करके दिखा देता हूं। तो देखो 4x माइनस 6 क्या है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू होगा एक बार 10 से, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके साथ, -10 के साथ। तो बस अब इसको सॉल्व करता हूं मैं डायरेक्ट। तो -6 को मैं यहां भेजूंगा, एक बार यहां भेजूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं दोनों एक साथ, ठीक है। आप इसको पार्शियली भी अलग अलग कर सकते हो। तो -6 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6, यानी +6 -10, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4x हो जाएगा। उसी तरीका से ये -6 यहां भी आएगा तो +6 और +10 तो था ही। अब इसको देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 लेस देन इक्वल टू 4x, अब यहां पर भी लेस देन इक्वल टू 16। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये फिर 4 आपका दोनों जगह डिवाइड कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -4/4 लेस देन इक्वल टू x, और फिर लेस देन इक्वल 16/4। तो 4 से 4 काटोगे, 4 बार में कट जाएगा, 4 से यहाँ काटोगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। यानी x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, करोड़ों की भीड़ में एक सपना, कुछ अलग करने का, कुछ हासिल करने का, एक सपना जो बिना था टू किससे -1 के बराबर है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, और यही x आपका लेस देन इक्वल टू -4 के बराबर। तो यहाँ पे सॉरी 4 है ना, पॉजिटिव में है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। आप चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट जैसे किया दोनों एक साथ, आप अलग अलग भी ले सकते थे। 4x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू +10, और एक बार आप -10 लेके भी आप काम कर सकते थे, ठीक है, कुछ घुमा फिरा के वही पड़ता बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते फिलहाल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री का है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा बताओ। तो ये tan स्क्वायर थीटा तो दिख रहा है मुझे, 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, मगर यहाँ पर क्या है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, माइनस से आप कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, -tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव sec स्क्वायर थीटा। अब देखो आपका क्या बन गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये कितना होता है, 1 होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, -1, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला गया था, एक समभुज त्रिकोण XYZ में बिंदु D एवं बिंदु F क्रमशः XY YZ Z X भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिकोण DEF का क्षेत्रफल त्रिकोण XYZ के क्षेत्रफल का साथ क्या अनुपात है बताओ। बनाने का जरूरत है क्या, उसका 1/4 होता है एरिया। तो बस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही बोल रखा है क्लियरली, कोई आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका आपको दे रखा है XYZ, ये हो गया XYZ। अब क्या बोला था, पॉइंट D, पॉइंट E और पॉइंट F XY YZ और ZX का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट है, यानी जो D है वो XY पर है, यानी ये हो गया D, और ये हो गया आपका E, और ये हो गया आपका F। तो यहां से आपका ये तीनों पॉइंट आपका इसका मिड पॉइंट पर है, ठीक है। अब वही बोल रहा है कि जो त्रिकोण बन रहा है, त्रिकोण DEF का क्षेत्रफल त्रिकोण XYZ का क्षेत्रफल के साथ क्या अनुपात बनाता है। तो हम सभी को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि ये आपका जो ट्रायंगल DEF है वो क्या होता है, 1/4 होता है किसका, ट्रायंगल XYZ का। तो बस तो 1/4 का ही रेशियो का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है।
इसी पे आपका न्यूमेरिकल भी बन जाता है, सॉरी आपका जो मैथ बन जाता है और डाटा में अगर कुछ नंबर दे देता है तो जैसे एरिया दे देता है आपका 16 और फिर आपसे पूछ लेता है अंदर का एरिया क्या होता है तो फिर 4 हो जाता है अंदर का। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला है किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का ब्याज और इसी धनराशि पर 9% का प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर से 5 वर्षों का ब्याज का अंतर 412 रुपए 50 पैसे है, तो धनराशि क्या है? तो बताओ 12% से 4 साल के लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 48%। और फिर 9% से 5 साल के लिए टोटल रेट ऑफ परसेंट क्या होगा? 45%। यहां तक सबको क्लियर है? और इसी का तो अंतर आपको दे रखा है ना, जो इंटरेस्ट में अंतर है तो इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंतर से है ना। तो देख लो ना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस दिख रहा है, 3%। और यही 3% का वैल्यू दे रखा था आपको 412 रुपए 50 पैसे। आपसे पूछा था 100% का वैल्यू यानी धनराशि आपसे पूछना चाह रहा था। यानी मैं पॉइंट को हटा देता हूँ, डायरेक्ट से सॉल्व कर लो। तो 3 से काटोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 से काटोगे तो 13 तिया 39 और 2 और 7 तिया 21 और ये आपका 50 यानी 13750। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? जो डिफरेंस रेट में होगा उसी का डिफरेंस आपका इंटरेस्ट में भी होगा। यहाँ पर क्या बोला है? 1100 का 27% क्या होगा? ठीक है, यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो 2700 का 1100% क्या होगा? बात घुमा फिरा के वही है। तो यहाँ पर डबल जीरो खत्म हो गया, यानी 11 गुना 27 करो या 27 गुना 11 करो। तो 11 से मल्टीप्लाई है तो जानते हैं 7 और 7 2 9 और 2 यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पर आपसे पूछा था वर्गमूल निकाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही शिफ्ट में यानी इसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछ लिए गए थे। तो इसको मैंने एक ही स्लाइड में रख लिया, आप लोग देख सकते हो। ये सेम शिफ्ट में 2 क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था। आपका 16,641 किसका वर्गमूल है और एक आपका पूछा गया था 20,736 किसका स्क्वायर रूट है? बताओ। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीज आपको निकालने आता होगा। हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली जो अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस चलाती है और वो मुझसे बोली होगा तो मैं डायरेक्ट से निकाल ले रहा हूँ जल्दी से। तो देखो 1 है यूनिट डिजिट में, तो किसके स्क्वायर में आपका 1 आता है, यानी मतलब किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट में 1 आता है? एक 1 का आता है और एक 9 का आता है। फिर आगे का 2 नंबर क्या है? 166 है। किसके स्क्वायर के नियर है? 12 के स्क्वायर के नियर है। तो 12 गुना 13 कितना हो जाएगा? 156। यानी 156 से ये नंबर बड़ा है, यानी नंबर बड़ा वाला होगा, यानी 129 का ये स्क्वायर रूट है। क्लियर? अब यहाँ पर सेकंड वाली की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना है? 20,736। अब ऑप्शन ध्यान से देखो, 136 124 134 और यहाँ पर 144। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कैसे? आप खुद ही थोड़ा सा ध्यान से देख लो, आपको पता है 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 होता है। नंबर क्या था? 20,736 था। तो बताओ 140 के एबोव ही होता है ना, कोई भी स्क्वायर होता है, किसी का भी होता। तो यहाँ पर 136 है, 126 है, 34 है, ये तो पॉसिबल ही था नहीं, ये तो था ही नहीं। यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसको निकालने का जरूरत नहीं था, आप देख के भी बता सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला गया था यदि एक वस्तु को 13% की हानि और 14% के लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच का अंतर 162 रुपए प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा? तो ये हम लोगों को पता है कोई भी चीज क्या होता है? खुद में 100% होता है। अब एक बार बोला है हानि में बेचा गया यानी 87% में बेचा गया होगा उस सामान को, और एक बार प्रॉफिट में बेचा गया यानी 114% में बेचा गया होगा। तो इसी का तो बीच का अंतर आपको दे रखा है 162 रुपए। तो देख लो परसेंट में कितना का अंतर है, यहाँ 13 और यहाँ 14 यानी कितना हो गया? 27%। यानी यही 27% का वैल्यू दे रखा है 162 रुपए। आपसे पूछ लिया क्रय मूल्य यानी 100% का वैल्यू 27 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 4। यानी 1% का वैल्यू 4 नहीं ना 6 बार में कटेगा ना। 6 7 6 42 यानी 27 गुना 6 162 यानी 600 रुपए होगा क्रय मूल्य। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, दी गई गुणांतर श्रेणी में 5वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको एक सीरीज दे रखा था जो कि आपको हिंट में क्या दे रखा था? ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, एपी जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बस वही दे रखा है कि आपको बोला ये गुणांतर श्रेणी में है, आपको इसका 5वां पद निकालना है। यानी ये 3 है, 6 है, 12 है, आगे और आगे, यानी ये वाला पद आपको बताना है। तो आपको पता है ज्योमेट्रिक सीरीज अगर ये है आपका तो इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? हर एक का बराबर होता है। तो यहाँ पर देख लो ना कॉमन रेशियो क्या हो रहा है? 3 से 6 हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है। तो 12 से क्या होगा? 24 होगा। यानी
क्या हो रहा है 2 का प्रोपोर्शन में चल रहा है मल्टीप्लाई में, यानी 12 का 24 और फिर 24 से क्या होगा 48, 96, यानी इसी तरीके से ये सीरीज बढ़ता जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिससे 1280 विभाजित किया जाना चाहिए ताकि भागफल के गुणांकों की संख्या विषम हो। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में केवल आपको 2-3 कॉन्सेप्ट को घुसा के आपका एक क्वेश्चन बनाया गया। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में नॉर्मली क्या बोल रहा है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या बताना है आपको, यानी सबसे छोटा आपको एक नेचुरल नंबर आपको बताना है जिसको जब 1280 से आप जब डिवाइड करते हो, मतलब कि जो भी नंबर को जब आप 1280 से डिवाइड करते हो तो जो भी आपको कोसेंट मिलता है, यानी जो भी आपको भागफल मिलता है, तो उस भागफल का जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, और कौन से छोटा सा नंबर होगा जिसको डिवाइड करने पर जो भी भागफल मिलता है उसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, ऑड नंबर में होंगे। ठीक है, ऑड नंबर में बोला है, देखो सम विषम संख्या विषम में होंगे, यानी जो भी संख्या होंगे वो विषम नंबर में होंगे, यही आपसे पूछ रहा है। अब आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो यहाँ पर, अगर आप कोई भी ऑप्शन, अब आपके ऊपर है कि आप जल्दी से चेक कर सकते हो। अगर मैं पहला ऑप्शन सपोज दैट अगर रखता हूँ 10, तो 10 को जब आप डिवाइड करते हो तो क्या आ रहा है 128। अब आपको पता है 128 मेरा क्या है भागफल। अब आप इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालो कि वो विषम संख्या में या सम संख्या में, तो आपको पता है 128 मतलब क्या होता है 2 के पावर में 7। अब आप जानते होंगे, उम्मीद करते हैं ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। अगर एक भी चीज अगर यहाँ आपको नहीं पता होता तो फिर आप ये बना नहीं पाते। तो नंबर ऑफ फैक्टर आपका देखो 7 है पावर में, यानी +1, यानी इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 8 होंगे, यानी 8 ऐसे नंबर होंगे जो 128 को डिवाइड करते हैं, वही मेरा फैक्टर कहलाता है। यानी टोटल फैक्टर कितना हुए 8 हुए, और 8 क्या है आपका एक सम संख्या है, मगर क्वेश्चन में पूछा था आपसे विषम संख्या। अब बस मैं इसको हटाता हूं, यानी 10 आपका आंसर नहीं होगा। अगर मैं थर्ड ऑप्शन पुट करता हूं 5, तो 5 को जब आप 1280 से डिवाइड करते हो तो क्या आ रहा है 5 से काटोगे तो 5 2 10, 5 6 25 और 5 और 6, यानी 256 आ रहा है। अब 256 मतलब आप समझ चुके हो, यानी मैं 2 का पावर में जब मैं 8 रखता हूं तो क्या आ गया 256 आ गया। अब आपको पता है पावर में +1 यानी 8 + 1, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 9 फैक्टर होंगे, जो कि एक विषम संख्या में है, यानी करेक्ट आंसर इज होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यदि आपका ये नंबर 11 से विभाजित है तो x का मान आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कि x का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। अब आपको जैसे कि आपको पता चल गया कि ये जो नंबर है 9672x, ये नंबर 11 से डिवाइडेड है, ठीक है, ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है, तो आपको x का मान बताना है। तो सबसे पहले बताओ 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या है। हम लोग ऑड प्लेस वाले नंबर और इवन प्लेस वाले नंबर का सम का डिफरेंस चेक करते हैं, यानी ऑड प्लेस वाले नंबर का और इवन प्लेस वाले नंबर का डिफरेंस देखते हैं। वो नंबर क्या होना चाहिए, आइदर 0 होगा या फिर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पता होना चाहिए, सब बेसिक है। तो यहाँ पर आप चेक कर लो, तो 9 और 7 कितना हो गया 16। ठीक है, मैं ऑड प्लेस वाले सम को जोड़ रहा हूँ, 9 7 16 और 16 + x, ये हो गया आपका ऑड प्लेस का सम। और इवन प्लेस का सम कितना हो गया 6 2 8, ये 8 हो गया। करो 16 + x - 8, यहां से क्या हो गया 16 से 8 जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8 + x। अब मुझे बताओ x का वैल्यू ऐसा क्या रखोगे, ये आपका आइदर 0 हो जाए या तो आपका 11 का मल्टीपल हो जाए। तो बताओ नेगेटिव में तो पॉसिबल नहीं है, यानी x का वैल्यू क्या रखोगे 3 रखोगे, क्योंकि 8 और 3 11, और 11 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी x का वैल्यू क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, सिंपलीफाई करना था, 12 को गुना करना था यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लो, ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद कितना है 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद क्या है सिंगल डिजिट है, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद 5 डिजिट होना ही चाहिए। अगर आप देख रहे हो 12 गुना 5, 12 गुना 5 क्या 60, यानी 0, यानी एक आपका खत्म हो जाए। मेरी बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं, यानी पॉइंट के बाद 5 डिजिट होना चाहिए, मगर 0 आ गया तो क्या होगा पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप चेक कर लो 12 5 60 और 6 12 36 और 42, यानी पॉइंट के बाद 4 ही डिजिट होगा, जो कि केवल ऑप्शन नंबर 3 में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पर क्या बोला था, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होगी।
ठीक है, यानी आपको कोई ट्रायंगल है जो कि दे रखा है 7, 24 और 25 उसका भुजा है। आपको उस ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल जो बनेगा उसका आपको रेडियस आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप अगर देख रहे हो जो अगर भुजा अगर मेरा को दे रखा है 7, 24 और 25, ये आपको देख के पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यानी अब आप समझ सकते हो, यानी राइट एंगल ट्रायंगल ये मेरा बन गया 7, 24, 25 क्योंकि ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ये मान लो 7 होगा ना, ये 24 होगा, या फिर ये 24 होगा, ये 7 होगा, और ये आपका हाइपोटेनस क्या होगा 25 होगा। अब आपसे पूछा है कि इस सर्कल मतलब इस ट्रायंगल के अंदर में अगर मेरा सर्कल बनता है तो रेडियस मेरा क्या होगा, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार सॉल्व किए हैं, आपके एनटीपीसी में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और अभी भी एसएससी के एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको पता है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, आर इक्वल टू बेस प्लस आपका हाइपोटेनस बेस प्लस सॉरी परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। डायरेक्ट से आप याद कर सकते हो, ठीक है। बी प्लस पी यानी बेस कितना था 24 और परपेंडिकुलर क्या है 7, कोई भी इंटरचेंज हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका जो हाइपोटेनस होगा यानी जो कर्ण होगा वो नेगेटिव में जाएगा, यानी 24 प्लस 7 कितना हो गया 31। अब 31 में से 25 जाएगा क्या हो जाएगा 6, और 6 का आधा करोगे 3, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अब हो सके तो क्वेश्चन में आपका एग्जाम में वहां राइट एंगल ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी दे देता है एग्जाम में, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये कहता है